Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beta, we are going to take up the next one, that's ideal and non-ideal solutions. Ideal and non-ideal solutions. चूंकि आप जानते हैं कि कल जो है कल इनफैक्ट संडे थी, परसों जो है हमने बात की थी अबाउट द राउल्ट्स लॉ। मैंने कहा था आपसे कि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से बेटा किसी भी सॉल्यूशन में, लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन फेज। फिर हमने इक्वेशंस बनाई थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज पी नॉट ऑफ ए का ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज पी नॉट बी का बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ए, टोटल प्रेशर इज पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी। फिर हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था इन द वेपर फेज भी, राइट बेटा? तो वो सारी चीजें आप कर चुके हैं। लेकिन अब मसला ये है कि अगर आपके पास कोई भी लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन हुआ तो वो राउल्ट्स लॉ को तभी फॉलो कर सकता है जब उस सॉल्यूशन में बेटा जो इंटरैक्शंस हुआ करती हैं, यानी कि जो आपके पास लिक्विड ए सपोज अलग था उसमें अपनी इंटरैक्शंस थी ए, जो लिक्विड बी अलग था उसमें अपनी इंटरैक्शंस थी बी, और जब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द मिक्सचर ए बी, और वहां पे एक नई इंटरैक्शंस बनती हैं जिनको आपने ए बी इंटरैक्शंस का नाम दिया। तो पहले जब लिक्विड्स अलग थे देयर वर ए इंटरैक्शंस, देयर वर बी इंटरैक्शंस, एंड नाउ जब सॉल्यूशन बन चुका है ना वहां पे ए इंटरैक्शंस रहती हैं ना वहां पे बी इंटरैक्शंस रहती हैं, बल्कि वहां पे नई इंटरैक्शंस बनती हैं बेटा जिनको आपने ए बी इंटरैक्शंस का नाम दिया। चूंकि किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो तभी सिर्फ उसके मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करेगा जब उस लिक्विड में जो प्योर फेज में इंटरैक्शंस थी उसको वैसी ही इंटरैक्शन सॉल्यूशन फेज में मिलती हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ बेटा कि ए और ए बी इंटरैक्शंस या बी और ए बी इंटरैक्शंस एक जैसी नहीं हुई, तो पार्टिकल्स की जो एस्केपिंग टेंडेंसी है फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज, बिसाइड्स बीइंग डिपेंडिंग अपॉन द मोल फ्रैक्शन, it will also depend upon the magnitude of interactions as well. So अगर ए बी इंट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू ए या बी, तो पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसीज बेटा सॉल्यूशन फेज में कम हो जाएंगी, वेपर प्रेशर जो होगा एक्सपेक्टेड से नीचे आ जाएगा। इसी तरह से अगर सॉल्यूशन फेज में ए इंट्रैक्शंस ज्यादा, ए इंट्रैक्शंस बेटा ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुई एज कंपेयर टू ए बी, या बी इंट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुई एज कंपेयर टू ए बी, तो सॉल्यूशन फेज में एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा रहती हैं एज कंपेयर टू दैट इन द सॉल्यूशन प्योर स्टेट। सो उसकी वजह से जितना भी वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के हिसाब से आप एक्सपेक्ट करते थे किसी भी कंपोनेंट का या फॉर दैट मैटर टोटल सॉल्यूशन का, तो आपको बेटा उतना ही वेपर प्रेशर नहीं बल्कि उससे ज्यादा मिलेगा। सो उसका मतलब यह बनता है कि किसी भी लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है ये सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये कई बार ऐसा हो सकता है बेटा कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरैक्शंस पे भी डिपेंड करे। पॉसिबिलिटी है कि अगर ए बी इंटरैक्शंस का मैग्नीट्यूड सेम हुआ एज दैट ऑफ ए बी इंटरैक्शंस, तब जाके चूंकि जैसी इंटरैक्शंस इंडिविजुअल स्टेट में थी वैसी ही इंटरैक्शन सॉल्यूशन फेज में भी है, तो पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसीज जैसी प्योर स्टेट में थी वैसे सॉल्यूशन फेज में भी रहेंगी, और पार्शियल प्रेशर जो किसी भी कंपोनेंट का है वो सिर्फ उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, यानी कि राउल्ट्स लॉ इन दैट केस विल बी फॉलोड। क्योंकि राउल्ट्स लॉ सेज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन अ लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, यानी कि ये सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन फेज। लेकिन जब ए बी और ए बी इंटरैक्शंस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया, तब जाके सॉल्यूशन फेज में बेटा पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसीज डिफरेंट हो गई एज कंपेयर टू दैट इन द प्योर फेज, और वेपर प्रेशर जो है बेटा वो भी ऑटोमेटिकली या तो कम आ गया या तो ज्यादा आ गया जितना कि आप एक्सपेक्ट करते थे।
यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस में जो पार्शियल प्रेशर होता है बेटा, बिसाइड्स बीइंग डिपेंडेंट अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन द टू लिक्विड्स। याद रखें, जो भी कोई सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिन सॉल्यूशंस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बी और ए बी इंटरेक्शंस का मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा, वहां पे वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट जो होगा बेटा, इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन। और ऐसे सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और ऐसे सॉल्यूशंस को बेटा आइडियल सॉल्यूशंस कहा जाता है। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा हुआ जहां पे ए बी इंटरेक्शंस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू ए बी बी, तो वहां पे पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी, कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर जो है वो मोल फ्रिक्शन के साथ साथ नेचर ऑफ इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। और ऐसे सॉल्यूशंस बेटा राउल्ट्स लॉ को कभी फॉलो नहीं करेंगे। ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। So we are going to talk about the ideal and non-ideal solutions in detail because this is one of the hot topics जिसमें से बेटा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब जाके बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस की पहले, उसके बाद जो है बेटा विल बी टॉकिंग अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। राइट, आइडियल सॉल्यूशंस फर्स्ट। तो आइडियल सॉल्यूशंस के फीचर्स के बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहला फीचर बेटा जो आइडियल सॉल्यूशंस का है, दैट इज कि आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं विच फॉलो राउल्ट्स लॉ। राइट, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज विच फॉलो राउल्ट्स लॉ, यानी कि ये सारे सॉल्यूशन जो हैं ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ? राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब ये हुआ बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, एंड P total जो होगा that will be equal to P naught A chi A plus we have got P naught B chi B। ये तो बेटा हमारे पास पहली बात हुई, पहला फीचर हुआ। फीचर नंबर 2, आइडियल सॉल्यूशंस में अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, फॉर दैट पर्पस इंपॉर्टेंट इज कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंट्रैक्शन जो है that should be same, right? Magnitude of AA, BB and AB interaction जो है बेटा that should be same। जब ये पॉसिबल होगा तभी सिर्फ पार्शियल प्रेशर बेटा मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर सकता है। I'll be talking about feature number 3। जब भी कोई सॉल्यूशन आप आइडियल चाहते हैं, यानी कि AA, BB और AB इंट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड सेम चाहते हैं, फॉर दैट पर्पज जो दो लिक्विड्स आप मिक्स करना चाहें बेटा, उन दो लिक्विड्स में उनका नेचर करीबन करीबन एक जैसा होना चाहिए। नेचर एक जैसा मतलब दोनों या तो पोलर या तो नॉन पोलर होने चाहिए। दोनों का मोलिक्यूलर मास एक दूसरे के आसपास होना चाहिए। दोनों का मोलिक्यूलर साइज एक दूसरे के आसपास होना चाहिए, है ना बेटा? तो जब तक ना ये सारे फीचर्स वहां पे बेटा, जब तक ना ये सारे फीचर्स याद रखना है सेटिस्फाई होंगे, तब तक कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ए बी बी और ए बी इंट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो फॉर दीज इंट्रैक्शंस टू बी सेम, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट द मोलिक्यूलर मास कामा मोलिक्यूलर नेचर, यानी कि दोनों पोलर या तो दोनों नॉन पोलर। इसी तरह से बेटा वी हैव गॉट द मोलिक्यूलर साइज एटसेट्रा शुड बी सेम, या तो एक जैसा होना चाहिए या तो नियरली सेम, या तो हम इससे बेटर लिख सकते हैं बेटा शुड बी नियरली सिमिलर। राइट, एक दूसरे के आसपास कहीं पे होना चाहिए, तब जाके पॉसिबिलिटी है कि आपका सॉल्यूशन जो होगा बेटा वो आइडियल हो सकता है। फीचर नंबर 4, जब भी आप आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं उसके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है बेटा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जब आपने लिक्विड ए को लिक्विड बी के साथ मिक्स करके ए बी सोल्यूशन बना दिया। सपोज इस लिक्विड ए के आपने बेटा 100 ml लिए थे, इस लिक्विड बी के आपने सपोज 400 ml लिए थे। जब ये दोनों लिक्विड्स आपस में मिक्स होंगे बेटा टू फॉर्म ए बी सोल्यूशन, चूंकि इन दोनों लिक्विड्स में एक स्पेशलिटी है कि इनमें ए बी इंट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सॉल्यूशन फेज में पार्टिकल्स एग्जैक्टली उसी दूरी पे रहेंगे, उतने ही नजदीक रहेंगे जितने के अलग अलग वो हुआ करते थे, बिकॉज इंट्रैक्शंस एक जैसी हैं। जब इंट्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं देन इन द प्योर स्टेट,
तो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है बेटा पार्टिकल्स विल बी मोर क्लोजर और फाइनल वॉल्यूम जो सोल्यूशन फेज में आएगा वो कम आएगा एज कंपेयर टू द इनिशियल स्टेट। और अगर ऐसा हुआ कि सोल्यूशन फेज में इंट्रैक्शंस वीकर हैं तो पार्टिकल्स विल बी अ बिट फार अपार्ट, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन होगा फाइनल वॉल्यूम का वो ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू इनिशियल वॉल्यूम। सो इन दैट केस अगर आप डेल्टा वी की बात करते हैं बेटा, क्योंकि यहां पे आपके पास इंट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल एक जैसा है, तो पार्टिकल्स उतने ही दूर दूर होंगे बेटा सोल्यूशन फेज में भी जितना इंडिविजुअल स्टेट में होते थे। तो अगर इनिशियल स्टेट की बात करेंगे, टोटल वॉल्यूम इनिशियल स्टेट में कितना था 500 ml, तो फाइनल स्टेट में भी एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम आएगा। हाउ डू यू डिफाइन डेल्टा वी? यू डिफाइन डेल्टा वी एज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। जब फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम्स बिल्कुल बराबर बराबर हुए बेटा, तो ऐसे केसेस में आप मानते हैं कि डेल्टा वी जो होगा आइडियल सॉल्यूशंस के लिए दैट विल बी 0। इज दैट पार्ट क्लियर? दैट वाज वन मोर फीचर फॉर यू। आई विल बी टॉकिंग अबाउट फीचर नंबर 5। डेल्टा एच मिक्सिंग जो है that will be always equal to 0। डेल्टा एच मिक्सिंग जो है that will be always equal to 0। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इट मींस कि जब भी आप कोई लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन आइडियल बनाना चाहते हैं, सपोज आपने ए को बी के साथ मिक्स करके ए बी बना दिया, तो इस पूरी प्रोसेस के दौरान कुछ भी एंथैल्पी चेंज नहीं आती है। एंथैल्पी चेंज फॉर दिस मिक्सिंग प्रोसेस इज इक्वल टू 0, मतलब इस प्रोसेस में कोई भी हीट चेंज नहीं आती है। पॉइंट इज व्हाई एंड हाउ, कोई भी एंथैल्पी चेंज क्यों नहीं आती? बेसिकली पहले आपको यह समझना है कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान हीट चेंज क्यों आ जाएगा। बेसिकली अगर आपने सॉल्यूशन बनाना है बेटा, ये आपके पास मान लीजिए लिक्विड ए था, ये आपके पास मान लीजिए लिक्विड बी था, आपने लिक्विड ए को बी में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। चूंकि सॉल्यूशंस होमोजीनियस होते हैं तो ए के पार्टिकल्स को बी में पूरी तरह से मिक्स होना पड़ेगा। उसके लिए बेटा ए पार्टिकल्स के बीच में बी पार्टिकल्स आने चाहिए, बी पार्टिकल्स के बीच में ए पार्टिकल्स आने चाहिए, और वहां पे बेटा जो ए इंट्रैक्शंस है वो ब्रेक होनी चाहिए, बी बी इंट्रैक्शंस ब्रेक होनी चाहिए और ए बी इंट्रैक्शंस बननी चाहिए, तब जाके सॉल्यूशन बनता है। चूंकि सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान ए इंट्रैक्शन जो है बेटा इनको ब्रेक होना पड़ेगा, बी बी इंट्रैक्शन जो है उनको ब्रेक होना पड़ेगा, और ए बी इंट्रैक्शन जो है इनको बनना पड़ेगा। इज दैट पार्ट क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि जब भी इंट्रैक्शंस ब्रेक करनी पड़ती है तब हमेशा बेटा एनर्जी लगती है, हीट लगती है। तो ए इंट्रैक्शंस को ब्रेक करने के लिए हीट लगेगा, बी बी इंट्रैक्शंस को ब्रेक करने के लिए हीट लगेगा, लेकिन जब ए बी इंट्रैक्शंस बनती हैं, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन जब बनती हैं, वहां पे हमेशा हीट रिलीज हो जाती है। सो सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान ए और बी बी इंट्रैक्शंस ब्रेक करने के लिए हीट देना पड़ती है। सपोज बेटा ये सॉल्यूशन में ए बी बी इंट्रैक्शंस ब्रेक करने के लिए मुझे 10 किलो जूल हीट देना पड़ा, क्योंकि जब ए बी सोल्यूशन बनेगा वहां पे ए बी इंट्रैक्शंस बनेगी। क्योंकि आइडियल सोल्यूशन के लिए ए बी इंट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड सेम होता है एज दैट ऑफ ए एंड बी बी, तो जाहिर सी बात है बेटा यहां पे एग्जैक्टली उतनी ही हीट रिलीज हो जाएगी जितनी कि असल में आपके पास जितनी कि आपको देनी पड़ी थी ताकि आप ए बी बी इंट्रैक्शंस को ब्रेक कर सके। सो जितनी हीट आपने यहां से दी इंट्रैक्शंस को ब्रेक करने के लिए, उतनी हीट आपको वहां से भी मिली इंट्रैक्शंस बनते हुए। सो नेट में ना यहां से आपका कुछ गया ना वहां से नेट में आपका कुछ मिला। सो दैट मींस बेटा इस पूरी प्रोसेस के दौरान डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है दैट्स इक्वल टू 0। और एक बात याद रखिए इस बारे में, जब भी किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एच 0 हुआ करता है, ऐसे केसेस में कोई नेट हीट चेंज नहीं होता, सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, राइट बेटा? तो इसमें आप याद रखेंगे रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी हैविंग द सेम टेम्परेचर, राइट? या सॉल्यूशन विल बी हैविंग रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज हैविंग सेम टेम्परेचर। याद रखना एज, मगर सेम टेम्परेचर किस जैसा? एज दैट ऑफ प्योर लिक्विड्स। यानी कि इस प्रोसेस के दौरान डेल्टा टी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। इस बात को आपने याद रखना है। अदरवाइज अगर आपके सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान नेट हीट रिलीज हो जाती है बेटा, यानी कि एक्सोथर्मिक होती हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस में हमेशा याद रखना हीट प्रोड्यूस होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है,
और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में नेट हीट यूटिलाइज होने की वजह से टेम्परेचर जो होता है बेटा वो डिक्रीज हो जाता है। सो इन दैट केस आपका रिजल्टिंग सोल्यूशन या तो हॉट हो जाएगा या तो आपका रिजल्टिंग सोल्यूशन बेटा कूल पड़ जाएगा। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस ना ही आपका रिजल्टिंग सोल्यूशन हीट अप हो जाता है ना ही वो कूल डाउन हो जाता है बेटा, इसका टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट, राइट। सो दैट वाज अबाउट डेल्टा एच मिक्सिंग जो है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए क्या होगा। उसके बाद हम बेटा बात करेंगे इसमें आपका डेल्टा जी डेल्टा एस वगैरह क्या रहता है, दैट विल बी माय फीचर नंबर 6। याद रखिएगा कि डेल्टा एस मिक्सिंग जो है that will be always positive for an ideal solution. Now comes the point how and why. Delta S mixing का मतलब क्या हुआ? You know कि delta S represents the entropy change for the process, right? Entropy change for the process. जब भी आपने कोई दो liquids को mix कर दिया, मान लीजिए मेरे पास है A plus B, it results in the formation of AB. Suppose बेटा मेरे पास इसके 100 ml थे, suppose बेटा मेरे पास इसके 400 ml थे, क्योंकि ideal solution है वो इसके 500 ml जरूर देगा, ठीक है ना। तो बिफोर मेकिंग एनी सोल्यूशन लिक्विड ए के जो मॉलिक्यूल्स थे दे वर रेस्ट्रिक्टेड टू मूव इन 100 ml वॉल्यूम। लिक्विड बी के जो मॉलिक्यूल जब अलग थे बिफोर मेकिंग द सोल्यूशन, क्योंकि उसका वॉल्यूम 400 ml था, लिक्विड बी के मॉलिक्यूल जो थे बेटा दे वर रेस्ट्रिक्टेड टू मूव इन 400 ml वॉल्यूम। Corresponding to the free movement of molecules, there is always some entropy in the system. तो इसकी अपनी कुछ एंट्रोपी थी SA, इसकी अपनी कुछ एंट्रोपी थी SB, इसकी टोटल कुछ एंट्रोपी थी, दैट वाज कॉल्ड एज इनिशियल स्टेट एंट्रोपी। जब मैंने दोनों लिक्विड्स को मिक्स करके सॉल्यूशन AB बना दिया, क्योंकि सॉल्यूशन होमोजीनियस होने की वजह से लिक्विड A और B दोनों के पार्टिकल जो है बेटा वो 500 ml में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, जिसकी वजह से इस लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स को भी 500 ml में मूव करने का मौका मिलेगा और लिक्विड बी के मॉलिक्यूल जो है बेटा उनको भी 500 ml में मूव करने का मौका मिलेगा। उसकी वजह से क्या होगा बेटा, जो फाइनल स्टेट है उसमें पार्टिकल्स को ज्यादा वॉल्यूम मिला मूवमेंट के लिए, उसमें पार्टिकल्स को ज्यादा फ्रीडम मिली मूवमेंट के लिए, तो फाइनल स्टेट की एंट्रोपी जो है जिसको आप एंट्रोपी इन द सॉल्यूशन फेज कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज एस फाइनल। प्लीज रिमेंबर दैट दिस एस फाइनल विल बी ग्रेटर देन द एस इनिशियल। और जब भी किसी प्रोसेस के लिए एस फाइनल एस इनिशियल से ज्यादा होगा, आपको पता है कि डेल्टा एस कैसे डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड एज एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। जब एस फाइनल एस इनिशियल से ज्यादा हुआ बेटा, डेल्टा एस जो होगा दैट विल बी श्योरली पॉजिटिव। सो फॉर आइडियल सॉल्यूशंस डेल्टा एस मिक्सिंग जो होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसी तरह से बेटा हम बात करेंगे आगे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय फीचर नेक्स्ट, आई थिंक इट्स फीचर नंबर 7, दैट इज डेल्टा जी मिक्सिंग। डेल्टा जी मिक्सिंग, राइट। क्योंकि जब आपने लिक्विड ए को लिक्विड बी के साथ मिक्स कर दिया बेटा तो वहां पे आपका सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन क्योंकि जब भी बनेगा तो ये प्रोसेस या तो थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस हो सकती है या तो नॉन स्पॉन्टेनियस, वो आपको पता है बेटा, वो उसका डेल्टा जी बता सकता है, उसकी फ्री एनर्जी चेंज बता सकती है। और किसी भी प्रोसेस के दौरान कितनी फ्री एनर्जी चेंज आती है, अगर मैं सॉल्यूशन फॉर्मेशन की डेल्टा जी को डेल्टा जी कहूं बेटा, एंड इज यू नो फ्रॉम द गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस वी हैव टी डेल्टा एस। इज दैट पार्ट क्लियर? दिस इज व्हाट वी कॉल एज गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और ये गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आपको बता सकता है बेटा कि आपके आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी जो होगा वेदर इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लीज रिमेंबर आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग इज ऑलवेज नेगेटिव। नाउ द पॉइंट इज हाउ, क्योंकि आपको पता है कि आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा एच वासा 0 और डेल्टा एस जो होता है दैट इज बेसिकली पॉजिटिव। लेकिन अगर ये वाली टर्म अगर माइनस टी डेल्टा एस की बात करेंगे, ये पूरी टर्म बेटा आपके लिए नेगेटिव बन जाती है, बिकॉज दिस इज योर केल्विन टेम्परेचर विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मगर इस माइनस साइन की वजह से ये पूरी टर्म क्या बनी, नेगेटिव। तो 0 से अगर आप नेगेटिव टर्म निकालते हैं बेटा वो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। तो इन सॉल्यूशंस का जो डेल्टा जी होता है बेटा वो नेगेटिव होता है। दैट मींस जो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन है दैट इज स्पॉन्टेनियस। सो आई कैन से कि यहां पे जो आपका सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा बेटा, दैट सॉल्यूशन फॉर्मेशन विल बी स्पॉन्टेनियस। Is that part clear? That solution formation will be spontaneous. So that was something about कि वहां पे डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा, ठीक है। 8th फीचर जो है याद रखिएगा, there is a concept that's called as azeotrope, right?
ये एजियोट्रॉप हमारे पास क्या है, मैं नॉन आइडियल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, मगर प्लीज फिलहाल एक बात याद रखिएगा, फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, दे नेवर फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, दे नेवर फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, ये कभी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स नहीं बनाते हैं, बिकॉज कोई भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की अगर आप बात करेंगे, उसमें ए बी इंट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए एंड बी बी। चूंकि आइडियल सॉल्यूशंस में ए बी इंट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड सेम होता है एज दैट ऑफ ए एंड बी बी, जिसकी वजह से वहां पे कोई भी एजियोट्रॉप बनना पॉसिबल नहीं है, सो ये कभी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स नहीं बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला जो है बेटा, दैट इज माई एग्जाम्पल्स कॉर्नर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एग्जाम्पल्स बेटा आपको इसके बारे में पूछी जाती हैं कि इनमें से कौन से मिक्सचर्स ऐसे हैं विच फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशंस। इज दैट पार्ट क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स बेटा आपके पास हैं, प्लीज आप याद रखिएगा। वी हैव गॉट बेंजीन एंड टॉलुइन, राइट। आइडियल सॉल्यूशंस में एग्जाम्पल्स प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। क्योंकि बेंजीन और टॉलुइन की जब बात करेंगे बेटा, दोनों आपके पास नॉन पोलर हुआ करते हैं, दोनों के मॉलिक्यूलर मास में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और दोनों का स्ट्रक्चर जो है बेटा वो एक दूसरे के आसपास ही हुआ करता है। इसी तरह से बेटा आई टॉक अबाउट दी हेक्सेन एंड हेप्टेन, राइट, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। सो उसी को आप सिंपली लिखेंगे बेटा हेक्सेन एंड हेप्टेन। तो ये भी आपको पता है बेटा, दे आर बेसिकली दी प्योर हाइड्रोकार्बन्स। हेक्सेन में 6 कार्बन्स, हेप्टेन में 7 कार्बन्स, कोई ज्यादा फर्क इनके मॉलिक्यूलर मास पे नहीं है, दोनों नॉन पोलर, और दोनों जो आपके पास है बेटा लीनियर स्ट्रक्चर वाले हुआ करते हैं। तो अकॉर्डिंग लीनियर चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप खुद समझ सकते हैं मॉलिक्यूलर मास करीबन करीबन एक दूसरे के बहुत नजदीक, मॉलिक्यूलर साइज एक दूसरे के नजदीक, मॉलिक्यूलर शेप करीब करीब एक जैसा, सो दे शुड अगेन फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशंस। इसी तरह से बेटा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, राइट, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, खुद ही अंदाजा फिर से लगा जा सकता है बेटा। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप, स्ट्रक्चर करीबन एक जैसा, मॉलिक्यूलर मास में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, मॉलिक्यूलर शेप में बिल्कुल एक जैसे, तो इस वजह से इनमें भी ए बी इंट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड करीब करीब सेम होगा एज दैट ऑफ ए एंड बी बी, दे विल अगेन फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन। इसी तरह से हमारे पास है बेटा इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड, या जिसको आप क्लोरो इथेन और क्लोरो ब्रोमो इथेन कह सकते हैं। सो दिस इज इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये हमारे पास बेटा कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जाके हम यहां पे बात करेंगे बेटा कि आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में हमें सवाल पूछा कैसे जाता है। अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखिएगा कि जो हमने यहां पे इनके साथ 8 फीचर्स डिस्कस किए, इन 8 फीचर्स में से पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ए बी इंट्रैक्शंस के बारे में, राउल्ट्स लॉ इक्वेशंस के बारे में, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा डेल्टा वी मिक्सिंग के बारे में, डेल्टा एच मिक्सिंग के बारे में, डेल्टा एस मिक्सिंग के बारे में, डेल्टा जी मिक्सिंग के बारे में, राइट। और उसके बाद जो इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा, दैट्स अबाउट द एग्जांपल्स। आपके पास कोई 4 ऑप्शंस होंगी जहां पे आपके पास बेटा लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशंस होंगे, आपको बस ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन जो है आइडियल सॉल्यूशन बना सकती है। मैंने आपसे कहा बेटा एग्जांपल्स आपके सामने हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जाता है, दैट इज बेसिकली अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ delta G, delta H and delta S, right? So I'll be showing you the plots of delta G, delta H and delta S versus mole fraction. देखिए बेटा, ये हमारे पास एक प्लॉट है जहां पे मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट्स प्लॉट कर रहा हूं ऑन वन साइड, एंड यहां से बेटा मैं प्लॉट कर रहा हूं एनर्जी को।
ओके। ये वाली मान लीजिए मेरे पास है कर्व ए, ये मान लीजिए कर्व बी, ये मान लीजिए कर्व सी, या ए बी सी के बजाय चूंकि हम यहां पे सॉल्यूशंस के बारे में वो बात कर चुके हैं, मैं इसको बेटा कंसिडर करूंगा टू बी कर्व 1, दिस इज कर्व 2, दिस इज कर्व 3, राइट। इनमें से कोई कर्व जो है डेल्टा जी को रिप्रेजेंट करती है, कोई कर्व डेल्टा एच को, कोई कर्व डेल्टा एस को। आपको एग्जामिनेशन में इस ग्राफ में पूछा जाएगा बेटा कर्व 1 विल कॉरेस्पॉन्ड टू डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, या कर्व 2 विल कॉरेस्पॉन्ड टू डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, या इनकी कोई कॉम्बिनेशंस आपको पूछी जाएंगी। अब आपको यह देखना है इनमें से कौन सी कर्व रिप्रेजेंट करती है डेल्टा एच को, कौन सी कर्व डेल्टा एस को, और कौन सी कर्व बेटा डेल्टा जी को, राइट। प्लॉट्स ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी एज अ फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखिए बेटा, अगर आप सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे इन द ग्राफ, इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं काई ए इज इक्वल टू 1। मैंने कल भी आपसे कहा काई ए इक्वल्स टू 1 मतलब मेरे पास प्योर ए है, इसमें कुछ भी बी मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर मेरे पास बेटा प्योर ए है, ठीक है, ये याद रखना कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लाइन एनर्जी चेंजेस इज बेसिकली जीरो, राइट। एनर्जी चेंजेस आर बेसिकली जीरो। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में एनर्जी चेंजेस जो हैं दे आर बेसिकली पॉजिटिव, और इस नीचे वाले क्वार्टर में जो एनर्जी चेंजेस है दे आर एक्चुअली नेगेटिव, राइट। सो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे जहां पे काई आप 1 मानते हैं, आप मानते हैं कि यहां पे प्योर लिक्विड ए मेरे पास है। प्योर ए मींस मैंने अभी सोल्यूशन नहीं बनाया। अगर मैंने सोल्यूशन नहीं बनाया तो दैट मींस कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ। अगर कोई प्रोसेस नहीं हुआ तो दैट मींस वहां पे ना ही कोई एंथैल्पी चेंज, ना ही कोई एंट्रोपी चेंज, ना ही कोई फ्री एनर्जी चेंज आएगा। इसलिए बेटा सारी चेंजेस जो हैं, चाहे ये डेल्टा एच है, चाहे ये डेल्टा जी है, चाहे ये डेल्टा एस है, व्हाटएवर, ये सारी कर्व्स जो है बेटा दे स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स जीरो एनर्जी चेंजेस। उसके बाद आप देखते हैं बेटा कि जब हम जो ही राइट को जाते हैं ग्राफ में, राइट को जाते जाते काई ए का वैल्यू कम 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 हो जाता है, राइट। काई ए का वैल्यू कम होने का मतलब ये है, मैं इसमें बी ऐड कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसमें बी ऐड कर रहा हूं। सो अगर मैंने लिक्विड ए को बी ऐड कर दिया, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, बी ऐड करने का मतलब यह है कि मैंने सोल्यूशन बनाना शुरू कर दिया। सो जो ही मेरा आइडियल सोल्यूशन बनता है, कोई चीज ऐसी जरूर होती है बेटा विच कंटिन्यूज टू बी इक्वल टू जीरो, एंड दैट इज ऑलवेज डेल्टा एच। दैट मीन जो कर्व 2 होगी बेटा इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू डेल्टा एच, राइट। मगर कोई कर्व ऐसी है, ठीक है, कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऐसी है बेटा विच बिकम्स पॉजिटिव। जब भी आप सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए वो टर्म होती है पॉजिटिव। अगर आप देखेंगे कि जीरो के ऊपर वाला क्वार्टर भाग जो है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव एनर्जी चेंज एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव एनर्जी चेंज। तो अगर आप बेटा ऊपर वाले पार्ट की तरफ देखेंगे, यहां पे जो कर्व 1 है इट इज बेसिकली इन द पॉजिटिव हाफ, यानी कि इसमें वो वाली थर्मोडायनेमिक फंक्शन आएगी बेटा जिसमें चेंज आती है पॉजिटिव। क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा एस जो आसा पॉजिटिव, सो कर्व 1 जो है इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू डेल्टा एस। इसी तरह से जो ये वाली कर्व होगी बेटा, ये उस पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगी विच इज नेगेटिव फॉर द सॉल्यूशन फॉर्मेशन। क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव होता है इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। तो आपने याद रखना है बेटा जो कर्व 1 है विच रिमेन्स इन द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, तो दैट कर्व 1 रिप्रेजेंट्स द डेल्टा एस। तो जो कंटिन्यू करता है टू बी इक्वल टू जीरो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डेल्टा एच, एंड विच कंटिन्यूज टू बी नेगेटिव दैट्स कॉल्ड एज डेल्टा जी, राइट। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद एक और बात आपको समझनी है कि अगर सपोज हम प्योर ए के बजाय प्योर बी से शुरू करते हैं, बिकॉज इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं बेटा मेरे पास है प्योर बी। सो प्योर ए के बजाय जब मैंने प्योर बी से स्टार्ट किया, प्योर बी का मतलब होता है कोई सोल्यूशन नहीं बना है। जब कोई सोल्यूशन ही नहीं बना सो डेल्टा एस भी जीरो, डेल्टा जी भी जीरो, डेल्टा एच भी आपके पास होता है जीरो। मगर जो ही आप राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो तो काई बी का वैल्यू देख रहा है कि कम कम हो रहा है और काई ए का वैल्यू बढ़ रहा है। दैट मींस आप इस लिक्विड ए बी में लिक्विड ए धीरे धीरे करके ऐड कर रहे हो। जो ही आपने लिक्विड बी इसकी तरफ ऐड कर दिया तो बीच में एक ऐसी सिचुएशन आती है बेटा जहां पे जितने मोल्स आपने ए के ऐड कर दिए थे एग्जैक्टली उतने ही मोल्स आपने बी के भी ऐड कर दिए थे, और उस कंपोजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग काई ए और काई बी का वैल्यू जो है वो बराबर बनता है बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 0.5।
अब अगर किसी स्टेज पे इन दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर बराबर हो जाता है, इक्वल टू 0.5, उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग याद रखिएगा, यू कैन सी कि डेल्टा एस जो आसा मैक्सिमम, डेल्टा जी जो है बेटा दैट इज बेसिकली मैक्सिमम नेगेटिव। ये कर्व इधर उधर हो सकती है मगर मेरी बनाने की वजह से, मगर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि डेल्टा एस इज मैक्सिमम पॉजिटिव कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस कंपोजिशन एंड डेल्टा जी इज मैक्सिमम नेगेटिव कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस कंपोजिशन। दिस इज द सेकंड पॉइंट दैट यू हैव टू बेटा अंडरस्टैंड, दैट इज डेल्टा एस जो होता है दैट इज मैक्सिमम पॉजिटिव एंड डेल्टा जी जो होता है बेटा यानी कि मिक्सिंग दैट इज मैक्सिमम नेगेटिव, मगर किस कंपोजिशन पे? एट काई ए इक्वल्स टू काई बी इक्वल्स टू 0.5। जिस कंपोजिशन पे दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम सेम होगा, ए और बी का मोल फ्रैक्शन सेम सेम होगा, उस कंपोजिशन पे बेटा डेल्टा एस इज ऑलवेज मैक्सिमम, डेल्टा जी इज ऑलवेज मैक्सिमम नेगेटिव, राइट? नाउ द पॉइंट इज वाई ये काई ए काई बी 0.5 कब हो सकता है? आप देखिए बेटा, यहां से आप ए जो है इसको आप बी ऐड कर रहे हो, तो आपने क्या कर दिया, आपने ए के कुछ नंबर ऑफ मोल्स यहां से शुरुआत कर दिए थे। सो जो ही आप ग्राफ में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने का मतलब ये हुआ बेटा कि आपने इस ए में बी ऐड करना शुरू कर दिया है, ना कि आपने ए को रिमूव करना शुरू कर दिया है। सो जो ही आपने ए के कुछ मोल्स लिए थे, फिर आपने उसको धीरे धीरे करके बी ऐड कर दिया, बी ऐड कर दिया, बी ऐड कर दिया, बी ऐड कर दिया, ठीक है? तो उसकी वजह से इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स बेटा कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते चले जाते हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप पहुंचते हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने मोल्स ऑफ ए से आपने शुरू किया था, आपने एग्जैक्टली इस पॉइंट पे उतने ही मोल्स बी के ऐड कर दिए थे। जब आप इस पॉइंट पे मानते हैं जितने मोल्स ए के साथ हमने शुरू किया था उतने ही मोल्स यहां तक बी के ऐड हो चुके हैं, तो यहां पे आपके पास बेटा नंबर ऑफ मोल जो है सॉल्यूशन के वो मैक्सिमम आ जाते हैं। इसके बाद जो है आप असल में ए धीरे धीरे करके रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ए को किसी न किसी स्टेज पे तो जीरो बनना है। तो ए कब जीरो बनेगा? जब वहां पे ए कुछ होगा नहीं। दैट मींस इस स्टेज के बाद आप धीरे धीरे करके जो है बेटा ए रिमूव करने की कोशिश करते हैं। दैट मींस इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स फिर से ए के कम हो जाते हैं, यानी कि मिक्सचर में टोटल मोल्स कम हो जाएंगे। जब मिक्सचर में टोटल मोल्स यहां जाते जाते कम हुए बेटा, दैट सिंपली टेल्स यू वन थिंग कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे काई ए काई बी 0.5 था, इस पॉइंट पे सिस्टम में मैक्सिमम मोल्स मौजूद थे। इस पॉइंट पे सिस्टम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। इस पॉइंट पे मॉलिक्यूल्स के लिए सबसे ज्यादा फ्रीडम बेटा अवेलेबल होगी। इस पॉइंट पे डेल्टा एस विल बी मैक्सिमम, एंड जाहिर सी बात है जब डेल्टा एस मैक्सिमम हुआ, डेल्टा जी विल बी मैक्सिमम पॉजिटिव हुआ, डेल्टा जी विल बी मैक्सिमम नेगेटिव, राइट? ये असल में आपका थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स का ग्राफ है, जिसके बारे में आपको बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन इन कर्व्स के बारे में, इस कंपोजिशन के बारे में आपको पूछा जा सकता है। सो दोनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी। दैट्स ऑल अबाउट द आइडियल सॉल्यूशंस। अब बात करेंगे बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है? प्लीज रिमेंबर, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो हुए जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, राइट? सॉल्यूशंस विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। जो भी कोई सॉल्यूशंस बेटा राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, सॉल्यूशंस विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, राइट? ऐसे सॉल्यूशंस को बेटा नॉन आइडियल कहते हैं। तो अब ये जो सॉल्यूशंस आपके पास नॉन आइडियल होते हैं बेटा, ये असल में दो तरह के होते हैं। वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, राइट? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing positive deviation, and the other one is non-ideal solution, right, showing negative deviation, ठीक है? अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या हुआ? जिस भी किसी सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है वो ज्यादा आएगा एज प्रिडिक्टेड बाय द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कितना पार्शियल प्रेशर प्रिडिक्ट करता था? पी नॉट ऑफ ए का ए। मगर अगर किसी सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट कम्स आउट टू बी ग्रेटर, प्रैक्टिकली कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन प्रेडिक्टेड बाय द राउल्ट्स लॉ, तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं बेटा सॉल्यूशन इज शोइंग द पॉजिटिव डिविएशन। लाइकवाइज पी बी विल बी ग्रेटर देन पी नॉट बी काई बी, एंड पी टोटल विल बी ग्रेटर देन P naught A chi A, plus we have P naught B chi B. Is that part clear?
सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि पॉजिटिव डिविएशन जो आपके पास है बेटा, वो आप कब कह सकते हैं, जब भी वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट या वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ज्यादा आएगा देन प्रेडिक्टेड बाय द राउल्ट्स लॉ, ऐसे केसेस में हम कहते हैं सॉल्यूशन इज शोइंग द पॉजिटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन तब होती है जब वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट बेटा जो भी ऑब्जर्व किया जाता है दैट कम्स आउट टू बी लेस देन प्रेडिक्टेड बाय द राउल्ट्स लॉ, दैट मींस पी ए इज लेस देन पी नॉट ए काय ए, PB is less than P naught B chi B, right? And P total is less than P naught A chi A, plus we have P naught B chi B. तब जाके बेटा आप solutions को कहते हैं they are showing the negative deviations, right? अब मसला ये है कि जिस तरह से आपने आइडियल सॉल्यूशंस में बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑब्जर्व किए, इसी तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन जो है अपने अपने फीचर्स हुआ करते हैं। अब अगर आपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन में देखा कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट सॉल्यूशन फेज में ज्यादा आता है देन प्रेडिक्टेड बाय द राउल्ट्स लॉ, वो कब ज्यादा आएगा, जब सॉल्यूशन फेज में पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, राइट बेटा? जब सॉल्यूशन फेज में पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी देन इन द प्योर स्टेट, राइट? तब जाके ही आप बता सकते हैं बेटा कि सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा आएगा ऑफ द कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो ज्यादा आएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? इसी तरह से तो आप ये मानते हैं कि पॉजिटिव डिविएशन वाले सॉल्यूशंस में एस्केपिंग टेंडेंसी पार्टिकल्स की ज्यादा है। एस्केपिंग टेंडेंसीज तभी ज्यादा होंगी जब ए बी इंट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड वीक होगा एज कंपेयर टू ए एंड बी बी। अकॉर्डिंगली बेटा बाकी फीचर्स की हम बात करेंगे। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द पॉजिटिव डिविएशंस ऑन वन साइड एंड नेगेटिव डिविएशंस ऑन द अदर साइड। पॉजिटिव डिविएशंस में फीचर नंबर 2 पहला हमने देखा पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए वगैरह वगैरह। फीचर नंबर 2 बेटा यहां पर आपके पास ये जो ए बी इंट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज लेसर एज कंपेयर टू ए एंड बी बी इंट्रैक्शंस, राइट? तीसरा, यहां पे जो पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसीज होती हैं दे आर ग्रेटर, राइट बेटा? एस्केपिंग टेंडेंसीज जो होती हैं, क्योंकि जब इंट्रैक्शंस वीक रही तो जाहिर सी बात है बेटा पार्टिकल्स की एस्केपिंग टेंडेंसीज ज्यादा रहती हैं, एस्केपिंग टेंडेंसीज आर ग्रेटर। चौथा जो हमारे पास है बेटा दैट इज अबाउट दिस कि पार्टिकल्स की जब एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हुई, ठीक है, ए बी इंट्रैक्शंस वीक रही, उसके बाद हम बात करेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग की। फाइन, अब खुद ही समझ लीजिए, मुझे कुछ ज्यादा इसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बारी फाइनल सॉल्यूशंस में ए बी इंट्रैक्शंस वीक हैं, दैट मींस पार्टिकल्स विल बी अवे फ्रॉम ईच अदर, more apart from each other than in the pure state। जब पार्टिकल्स फाइनल स्टेट में एक दूसरे से ज्यादा दूर हुए तो फाइनल स्टेट में सॉल्यूशन ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वी फाइनल विल बी ग्रेटर देन वी इनिशियल एंड डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा बेटा दैट विल बी पॉजिटिव। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग की, राइट, that will be again positive। why? you have to consider that बेटा। क्यों पॉजिटिव आ जाएगा? क्योंकि जब हम डेल्टा एच मिक्सिंग की बेटा बात करते हैं, आपके पास पहले ए इंट्रैक्शंस थी, राइट, ए इंट्रैक्शंस थी, और आपके पास पहले बी बी इंट्रैक्शंस थी, उसके बाद आपकी ए बी इंट्रैक्शंस बन गई। चूंकि इन इंट्रैक्शंस के कंपैरिजन में ए बी इंट्रैक्शन जो है दैट इज वीकर, राइट, तो जाहिर सी बात है इन इंट्रैक्शंस को ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी जितनी यहां से वापस मिलेगी। जब यहीं से एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी एज कम्पेयर्ड जितनी वहां से मिली, ऐसी रिएक्शंस को बेटा नेट क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। और जो भी एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हुआ करती हैं उनका डेल्टा एच जो होता है दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव। इजंट दैट बेटा? सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है। इसी तरह से बेटा हम बात करेंगे डेल्टा एस मिक्सिंग की, राइट, डेल्टा एस मिक्सिंग की। तो डेल्टा एस मिक्सिंग की जब आप बात करेंगे बेटा इट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, राइट, इट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। नाउ द पॉइंट इज हाउ एंड व्हाई, ठीक है, हाउ एंड व्हाई। ओके, तो आपको पता है कि अभी डेल्टा वी मिक्सिंग जो है दैट्स पॉजिटिव, राइट। इट मींस अगर आपके पास लिक्विड ए का सपोज 100 ml था, इसको आपने लिक्विड बी के साथ मिक्स कर दिया जिसके 400 ml थे, इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बी मिक्सचर, राइट। ए बी मिक्सचर का जो वॉल्यूम होगा वो ऑब्वियसली होगा 500 ml से ज्यादा, क्योंकि सॉल्यूशन फेज में पार्टिकल्स आर मोर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर देन इन द प्योर स्टेट। तो जब पार्टिकल्स दूर दूर रहे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। अब खुद ही समझ लीजिए,
क्योंकि सॉल्यूशंस आर ऑलवेज होमोजीनियस। सो ए के पार्टिकल्स इंडिविजुअली सिर्फ 100 ml वॉल्यूम में रेस्ट्रिक्टेड थे, बी के पार्टिकल सिर्फ 400 ml में रेस्ट्रिक्टेड थे। सॉल्यूशन फेज में उनको ग्रेटर देन 500 ml वॉल्यूम दोनों को मिला, जिसकी वजह से दोनों के पार्टिकल्स की एंट्रोपी ज्यादा होगी। सो जब एस फाइनल एस इनिशियल से ज्यादा हुआ बेटा, यू कैन से सॉल्यूशन हैज टू शो द सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस मिक्सिंग जो है दैट हैज टू बी पॉजिटिव। लाइकवाइज अगर हम बेटा बात करेंगे फीचर 7 दैट इज डेल्टा जी मिक्सिंग की, ठीक है, डेल्टा जी मिक्सिंग की अगर आप बात करेंगे बेटा, प्लीज रिमेंबर इन सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। कब पॉजिटिव कब नेगेटिव वो देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है डेल्टा जी श्वासा बराबर डेल्टा एच माइनस वी हैव टी डेल्टा एस, ठीक बेटा। तो क्योंकि इन सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा एच श्वासा पॉजिटिव डेल्टा एस श्वासा पॉजिटिव, मगर माइनस टी डेल्टा एस जो है वो तो नेगेटिव होता है, क्योंकि एक टर्म है पॉजिटिव दूसरी टर्म है नेगेटिव। अब ये डिपेंड करेगा इनके रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स पे। अगर ऐसा हुआ बेटा कि मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस ज्यादा था एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच, राइट, यानी कि नेगेटिव टर्म ज्यादा थी एज कंपेयर टू पॉजिटिव, तब जाके डेल्टा जी जो होगा बेटा वो नेगेटिव होगा, राइट। लेकिन अगर ऐसा हुआ, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस कम रहा एज कंपेयर टू दैट ऑफ डेल्टा एच, राइट, टी डेल्टा एस कम रहा एज कंपेयर टू डेल्टा एच, तब जाके बेटा डेल्टा जी जो होगा दैट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, क्योंकि इस बारी पॉजिटिव टर्म डोमिनेट कर रही है ओवर दैट ऑफ द नेगेटिव टर्म। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज समथिंग अबाउट जो कि आपको बेटा याद रखना है कि सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती हैं। उसके बाद हम इसमें एग्जांपल्स की बात करेंगे, कौन कौन से सॉल्यूशंस बेटा सॉल्यूशंस विद द पॉजिटिव डेविएशंस बनाते हैं, राइट। प्लीज राइट सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। इथेनॉल में आपस में इंडिविजुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करती थी, लेकिन जब मैंने इसको एक नॉन पोलर कंपाउंड के साथ मिक्स कर दिया, ये खुद पोलर था ये नॉन पोलर था साइक्लोहेक्सेन के साथ, राइट, इसमें पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, राइट, इथेनॉल में, मगर इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, यानी कि इसकी अपनी इंट्रैक्शन जो थी बेटा वो बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन दोनों जब मिक्स हुए बेटा तो वहां पे इथेनॉल के बीच में साइक्लोहेक्सेन आ गया, साइक्लोहेक्सेन के बीच में इथेनॉल आ गया, जिसकी वजह से बेटा वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो खत्म हो गई। सो पहले इंडिविजुअली इंट्रैक्शन स्ट्रांग थी, मगर सॉल्यूशन फेज में जाने के बाद जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही खत्म हो गई तो फाइनल इंट्रैक्शन जो होगी बेटा वो ऑब्वियसली वीक बनेगी। जब फाइनल इंट्रैक्शन वीक हुई दैट मींस सॉल्यूशन इज सेड टू शो द पॉजिटिव डेविएशन। यही इसी तरह से बेटा एक्सप्लेनेशंस बनती हैं हर एक केस में। यू टॉक ऑफ एसीटोन, राइट, इसको आप मिक्स कर दीजिएगा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। इसी तरह से आपके पास है बेटा एसीटोन, इसको आप मिक्स करिएगा बेंजीन के साथ, ठीक है, C6H6 बेंजीन के साथ। लाइकवाइज आपके पास है बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसको आप मिक्स करिए क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, राइट। In each of these cases there is basically something कि आपके पास एसीटोन जो है बेटा ये पोलर हुआ करता है, इसमें अपनी स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होती है एज कंपेयर टू कार्बन डाइसल्फाइड, लेकिन जो ही कार्बन डाइसल्फाइड इसके बीच में आ गया तो एसीटोन की वो अपनी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस खत्म हो जाती हैं, स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शंस आर रिप्लेस्ड बाय द वीकर इंट्रैक्शंस, दैट्स व्हाई सॉल्यूशन इज शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन। सेम इज द केस विद द एवरी अदर सिचुएशन एज वेल, ठीक है। सो दोज वेर बेसिकली द एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्यूशंस व्हिच शो पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरह से बेटा हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन की, कि कौन से सॉल्यूशन जो हमारे सॉल्यूशंस नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं उनके सारे फीचर्स की हम बात करेंगे, ठीक है। सो सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस में आपने बेटा एक जो है वो फीचर देखा था, दैट वाज PA इज लेस देन P0 A chi A, PB लेस देन P0 B chi B, P टोटल इज लेस देन P0 A chi A प्लस P0 B chi B। लाइकवाइज बेटा अगर हम बात करेंगे इनके बाकी सारे फीचर्स की, ठीक है, बिल्कुल इसके कंपैरिजन में मिलूंगा, मैं बिल्कुल इसके कंपैरिजन में लूंगा जो हमने यहां पे लिए थे। चूंकि पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन फेज में कम है एज कंपेयर टू दैट इन द individual state या as predicted by the Raoult's law, that simply means one thing, solution phase में AB interaction stronger है। तो यहां पे इससे आपने लिखा था AB interactions are weaker in case of positive deviation, negative deviation में आप क्या लिखोगे बेटा AB interactions are stronger as compared to AABB।
जब ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हुई तो एस्केपिंग टेंडेंसीज जो पार्टिकल्स की होती हैं वो सोल्यूशन फेज से कम होती हैं, ग्रेटर के बदले में यू कैन राइट लेसर टेंडेंसीज टू एस्केप, राइट। इसी तरह से जब आप डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करेंगे बेटा, दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम जो है उस मिक्सचर का कम आएगा, बिकॉज इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, पार्टिकल्स आर मोर टाइटली हेल्ड, जितने पार्टिकल्स नजदीक रहेंगे उतना वॉल्यूम कम आएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा बेटा वो नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह से डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है वो नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। एक पॉइंट मुझे यहां पे स्किप हो गया, जो आपके पास डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव डिविएशन वाले केसेस में था, क्योंकि उन केसेस में नेट हीट वहां पे यूटिलाइज होती है, नेट हीट यूटिलाइज होने की वजह से प्लीज रिमेंबर रिजल्टिंग सॉल्यूशन गेट्स कूल्ड, ये वहां पे लिख देना पिछले वाले केस में, ठीक है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन गेट्स कूल्ड, रिजल्टिंग सॉल्यूशन गेट्स कूल्ड, राइट, जो आपने पॉजिटिव डिविएशन में देखा था। लेकिन जब नेगेटिव डिविएशन की बात करेंगे इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर्ड ए बी बी, जाहिर सी बात है वहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जब ज्यादा एनर्जी वहां पे रिलीज हुई बेटा, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जब एनर्जी रिलीज होती है प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, तब जाके हमेशा सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहां पे आपके पास रिजल्टिंग सोल्यूशन जो है बेटा दैट बिकम्स हॉट, रिजल्टिंग सोल्यूशन बिकम्स हॉट या गेट्स हॉट, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे किसमें? नेगेटिव डिविएशन में। उसके बाद आपका डेल्टा एस मिक्सिंग जो है, प्लीज रिमेंबर इट कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव। इसमें बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि ये तो नेगेटिव आना चाहिए था, मगर क्यों? ठीक है, वो देखिए, चूंकि ए आपके पास बेटा 100 ml वॉल्यूम था, बी का 400 ml वॉल्यूम था, जब ए बी इंट्रैक्शंस बन गया इट विल बी नाउ लेस देन 500, है ना, क्योंकि इस बारी नेगेटिव डिविएशन है, पार्टिकल्स आर मोर टाइटली हेल्ड। मगर लेस देन 500 तो ठीक है, it becomes 490 ml, 490.2 ml, 499 ml, 498 ml, राइट। तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनमें से किसी भी इंडिविजुअल वॉल्यूम के कंपैरिजन में तो भी ज्यादा होता है। सो अगरचे इसके मॉलिक्यूल्स पहले 100 ml वॉल्यूम में मूव करते थे, सॉल्यूशन फेज में जाने के बाद लेस देन 500 का मतलब होता है 499 ml भी इसका वॉल्यूम होता है। इसी तरह से 490 के आसपास ही इन सॉल्यूशंस का वॉल्यूम आपको मिलेगा। सो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम तो है एज कंपेयर टू इनिशियल वॉल्यूम, 400 प्लस 100 हो गया 500, इसके कंपैरिजन में कम तो है, मगर ये उतना कम नहीं होता है, इट इज मार्जिनली लेसर, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में तो भी 499 ml का वॉल्यूम मिलता है, 490 ml का वॉल्यूम मिलता है, जिसकी वजह से बेटा इसको ज्यादा फ्री मूवमेंट मिलती है इन द सॉल्यूशन फेज देन इन द प्योर स्टेट। दैट्स व्हाई फाइनल स्टेट की एंट्रोपी ज्यादा होगी एज कम्पेयर्ड टू इनिशियल स्टेट, और डेल्टा एस मिक्सिंग जो होगा बेटा वो पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी मिक्सिंग की जहां तक बात है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशंस के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग जो होता है दैट्स ऑलवेज नेगेटिव, फाइन। और अगर आपने इसको कहा बेटा इट्स ऑलवेज नेगेटिव, तो आपके पास नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्या इसकी डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग इश्यू बेटा इट इज ऑल्सो नेगेटिव, टी डेल्टा माइनस टी डेल्टा इज इट्स ऑल्सो नेगेटिव। जब ये टर्म भी नेगेटिव ये टर्म भी नेगेटिव, डेल्टा जी जो होगा दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। इज दैट पार्ट क्लियर? उसके बाद जो है इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखनी है कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा, कौन से सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो कि असल में नेगेटिव डिविएशंस दिखाते हैं, ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू टेक अप द एग्जांपल्स नाउ। लास्ट वाला इसका पार्ट बेटा एग्जांपल्स। Your benzene chloroform C6H6 plus we have CHCl3, right? They show the negative deviations. इसी तरह से बेटा आपके पास है aniline plus we have acetone. तीसरी we have got water and HCl. चौथी we have got water and HNO3. Very important example, very important example. इसी तरह से बेटा हमारे पास पांचवा इथर और क्लोरोफॉर्म। ये सारे सॉल्यूशन जो है ये नेगेटिव डिविएशंस दिखाते हैं बेटा। रीजन वही होगा कि इनिशियली सपोज अगर हम इस एग्जांपल की बात करेंगे, HNO3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, सॉल्यूशन फेज में जाने के बाद इनके बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करती है। तो
एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दी क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। इसी तरह से हर एक केस में कुछ ना कुछ रीजंस हमारे पास हैं जिनके बारे में अगर आप अलग अलग देखेंगे तो ये काफी लंबा खींचेगा। एग्जाम्पल्स प्लीज याद रखिएगा। दैट्स ऑल अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर थोड़ा सा बचा, उसके बारे में इंशाल्लाह कल बात करेंगे। थैंक यू।